At the outset, I just wish to extend my heartfelt thanks to Team NHRDC, and my special thanks goes to Dr. Preeti Dharmik ma'am for giving me an opportunity to put forward my views on the topic you can read on the screen. I'll be there with you for 3 long days, and I'll be engaging total 9 sessions. And I have been conferred with the responsibility to cover up few topics from unit number 3, and you must be having a copy of syllabus with you. So I will be covering few topics from unit number 3. So before getting into my actual discussions, I just wish to confirm from Preeti ma'am as well, may I proceed with a combination of 2 languages or only English I'm supposed to use? Mixed language, Hindi, Marathi, English. Yes, ma'am. Yes. Sure. Many participants belong to Maharashtrian background, but 1 or 2 are there. For that, Hindi must be there. So I'll be using a combination of 2 languages, Hindi Yes. and English, because understanding is more important than language. I'll be proceeding with a couple of objectives in my mind. Whatever I am going to cover in next 3 days, you will have to understand this. Means my basic focus will be on to make you comfortable with the contents. और आप लोगों को एक एग्जाम भी लिखनी है and you are supposed to crack that exam. The first objective of my sessions will be obviously to make you comfortable regarding the content, so that you should be able to write and crack your exams. This is the first obvious objective. And the second obvious objective is कि आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आप पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी के दौरान आपको कुछ सब्जेक्ट एरियाज को एक्सपोज होना होता है जो हमने शायद इससे पहले इन डेप्थ नहीं डील किया होगा, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकता है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकता है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं कि जो हमने इससे पहले शायद बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इनपुट्स नहीं लिए होंगे। तो ऑफ कोर्स आप जो पीएचडी कर रहे हैं, मेरे सेशन सुन के अगर आपके पीएचडी के वर्क में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो भी मेरी कोशिश होगी। सिर्फ एग्जाम क्रैक करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके काम रुक सकते हैं, तो वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। पर दूसरा, हम लोगों को रिसर्च करते वक्त आप लोगों को अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ किसी सेंस में मेरे लेक्चर्स के थ्रू, तो वो एक मेरी कोशिश होगी, जिसकी वजह से मेरे लेक्चर्स सुन के आपको अगर रियल लाइफ में आपके प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाओगे, तो दिस इज माय बेसिक इंटेंशन. So with this brief backdrop, now we are getting into actual discussions. तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ से लगभग 3 घंटे तक मैं बात करूंगा डिजाइनिंग क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स इसके ऊपर. एक बार करिकुलम देख लेते हैं. ये आपका यूनिट नंबर 3 है और इसकी कॉपी आपके पास होगी और आपने ये सिलेबस पढ़ लिया होगा. यूनिट नंबर 3 में जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आज के सेशन में कवर करने की कोशिश होगी, जिसमें यूनिट 3 का जो हेडिंग है वो है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, और ये 2 पार्ट में अपेरेंटली सिलेबस डिवाइड किया गया है. और इसमें पहला पार्ट जो है, इट बेसिकली डील्स विद द डेटा टाइप्स एंड द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड द डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स. ये एक बेसिक थीम है यूनिट नंबर 3 की, जिसमें आप स्पेसिफिक सेंस में देख सकते हो कि पहला टॉपिक है प्राइमरी डेटा, जिसमें हम लोगों को डिस्कशंस करने हैं क्वेश्चनर्स और शेड्यूल्स कैसे डिजाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वगैरह. उसके बाद का अगर टॉपिक आप देखते हो तो चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा. ये भी पार्ट मैं ही कवर करने वाला हूँ, पर ये हम कल बात करेंगे कल के सेशन में. और उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा, जिसमें आप देख सकते हो मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर जर्नल्स यू आर सपोज टू रेफर टू, and what are the electronic databases which search engines you are supposed to browse through for collecting or gathering your secondary data. Along with that, monographs, then government publications, etc. And another topic which has got mentioned is research problem statements. तो आज के मेरे पहले सेशन में, पहला टोटल 3 घंटे में मैं ये जो टॉपिक्स हाईलाइट किया हूँ,
ये कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर जैसे आगे बढ़ेंगे उस वक्त फिर मैं कौन से टॉपिक्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं वो देखेंगे। मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको कुछ डाउट्स आए, तो आपको लगता है कि उसी मोमेंट पे वो डाउट्स क्लियर हो जानी चाहिए तो आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट जनरली मैं क्वेरीज जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन लेना पसंद करता हूँ। उसके साथ और एक टिप मेरी तरफ से, मैं चाहता हूँ कि आप रनिंग नोट्स मेंटेन करें। जैसे जो भी मैं बताने वाला हूँ और बहुत काम की चीज़ आज पढ़ने वाले हैं पहले सेशन में हम लोग, और आप भी मानेंगे कि यार ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और सर्च इंजिन्स को ब्राउजिंग कैसे करते हैं वो पहले सेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप, ये रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाली है पर 3 घंटा रिकॉर्डिंग देखना और वही अगर हम लोग हमारी कॉपी में नोट्स लेते हैं, रनिंग नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो शायद वो 2 पेजेस के ऊपर जाएगा नहीं। तो 2 पेजेस पढ़ने के लिए शायद आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे एक ग्लांस लेने के लिए, पर 3 घंटा वीडियो देखने के लिए और आपको भी जो एक आध लाइन ढूंढनी है पूरे वीडियो में 3 घंटे में ढूंढना, उसमें ही एक्चुअली 10 मिनट चले जाते हैं कि वो लाइन है कहाँ पे। तो बेटर ये है कि आप रनिंग नोट्स मेंटेन करिए। और रनिंग नोट्स मेंटेन करने का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब हम नोट्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन पे भी उसका एम्बॉसिंग हो जाता है और रिकॉल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। ये कंटेंट्स हैं आज के सेशन के, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा यानी क्या है और उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। 5 से 6 डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा। हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में जाएंगे और वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगा ये आपके लिए, होप करता हूँ मैं। उसके बाद क्वेश्चनर और शेड्यूल, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे, और फिर क्वेश्चनर या फिर शेड्यूल तैयार कैसे करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो जानने की कोशिश होगी। ठीक है, मुझे इंसिडेंटली जो टॉपिक्स दिए गए हैं यूनिट नंबर 3 के, ये सभी टॉपिक्स जो है इसका ओरिएंटेशन सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में होता है। आपको भी मालूम है आपके रिसर्च करने की 4 मेथड्स होती है और उसमें भी बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड्स जो है मोस्ट ऑफ द स्टडीज में वो होती है दो। एक होते हैं सर्वे प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और तीसरा एक होता है आपका डेस्क रिसर्च या लाइब्रेरी रिसर्च जिसको कहते हैं। जहाँ तक सर्वे रिसर्च की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी के कुछ सब्जेक्ट जैसे होटल मैनेजमेंट हो सकता है या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन हो सकता है या आर्किटेक्चर हो सकता है। उसके साथ साथ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स जिसमें सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस, ऐसे कुछ डिसिप्लिन्स हैं कि जहाँ पे सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। आप अगर कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो मोस्टली आप सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं। और सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब आपको मालूम है, पर फिर भी एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो हम एक टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं और उस टॉपिक में एक टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारे जो वेरिएबल्स है उनको ध्यान में रखते हुए और टारगेट पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं। वो क्वेश्चनेयर हम पोटेंशियल रेस्पोंडेंट्स पे एडमिनिस्टर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। मोस्टली ये फील्ड वर्क होता है और ये डेटा जो आता है इसको हम प्रोसेस यानी एनालिसिस करते हैं और उसके फाइंडिंग्स डिराइव करके, फाइंडिंग कंक्लूजन से डिराइव करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। दूसरा एक मेथड है जो बहुत ही प्रीडोमिनेंटली यूज होता है, जो है एक्सपेरिमेंटेशन, जो खास करके साइंस, टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार के साइंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस हो या लाइफ साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में मोस्टली एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स मोस्टली लेबोरेटरी में होते हैं या फिर कुछ जगह जैसे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स कहीं कहीं फील्ड वर्क भी या फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन भी किया जाता है।
अभी मुझे जो टॉपिक्स दिए गए हैं यूनिट नंबर 3 के, उसका ओरिएंटेशन स्लाइटली इस तरफ है सर्वे प्रोजेक्ट्स में। और मोस्टली सर्वे प्रोजेक्ट्स में हम लोग एक डेटा कलेक्शन टूल बनाते हैं जिसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं। तो जो टॉपिक आज के सेशन में हमको डिस्कस करना ही है, पर आज मैं 2 सेशंस ले रहा हूँ। पहले सेशन में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी डेटा और डेटा टाइप्स जो है और उसके कलेक्शन की मेथड्स वो डिस्कस करेंगे, और सेकंड लेक्चर में फिर ये क्वेश्चनियर की बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट रहेगा। ऑब्वियसली बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें आती है, और खास करके मेरा पहला सेशन आज का ये सभी के लिए कॉमन है। और तीसरा मेथड जैसे मैं बता रहा था कि डेस्क रिसर्च या फिर लाइब्रेरी रिसर्च, इसमें मोस्टली ह्यूमैनिटीज या फिर आपके लैंग्वेजेस, लिटरेचर, इनके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो मोस्टली तीसरे प्रकार का प्रोजेक्ट करते हैं जिसको डेस्क या फिर लाइब्रेरी रिसर्च कहा जाता है। हम लोग अभी देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फर्क क्या है। वहां जाने से पहले डेटा समझना जरूरी है। देखिए, डेटा के बिना तो रिसर्च नहीं हो सकता, ये आपको भी मालूम है। और हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो डेटा यानी क्या है? डेटा आर सिंपली सम फैक्ट्स और फिगर्स or some recorded measures or some field notes you can say, or responses given by the respondents to your survey form। ये सब जो है इसको हम जनरली डेटा कहते हैं। और डेटा इनहेरेंटली इट इज अवेलेबल इन रॉ फॉर्म। डेटा मीनिंगलेस है। और एज ए रिसर्च स्कॉलर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले रिजल्ट, हम लोगों को रिसर्च करते वक्त तो डेटा कलेक्ट करना होता है, और फिर इसका एनालिसिस, और एनालिसिस करके हम रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं। और ये एक्टिविटी करना, इसी को तो हम रिसर्च कहते हैं। तो आपको भी मालूम है कि डेटा का रिसर्च में कितना इम्पोर्टेंस है। और डेटा जो है जैसे मैंने बताया इट इज अवेलेबल इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म का मतलब है ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में अवेलेबल है। और जब तक आप इसका एनालिसिस नहीं करोगे, डेटा वैसे कुछ काम का होता नहीं है। बिकॉज यू कांट get anything or any kind of insights by simply referring to your data. And that is why it is called as unprocessed form of the facts and figures or recorded measures you have gathered while performing your or while conducting your research study. तो डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, या नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। ये रेटिंग्स के फॉर्म में हो सकता है, ये जॉटिंग्स के फॉर्म में हो सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव नरेशंस के फॉर्म में हो सकता है, ये रेस्पॉन्सेस के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, टिक मार्क के फॉर्म में, यस नो टाइप हो सकता है, या फिर आपके स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, इस प्रकार का डेटा हो सकता है टिक मार्क के फॉर्म में। ये कोटेशंस के फॉर्म में हो सकता है, ये फील्ड नोट्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये जॉटिंग्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये रिकॉर्डेड मेजर्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो लेबोरेटरी में, और मशीन में जो रीडिंग्स आ रही हैं वो जॉटिंग्स आप ले रहे हो, तो वो भी तो डेटा ही है। तो दूसरी एक टर्म है इंफॉर्मेशन। अभी बेसिकली हम लोग डेटा गैदर करते हैं, और यहाँ इस तरफ है हमारे रिजल्ट्स, जिसको आप फाइंडिंग्स भी कह सकते हो। हम सब रिसर्च स्कॉलर्स डेटा गैदर करते हैं और इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ बीच में एक स्टेप आती है जिसको कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग, या एक आम आदमी की भाषा में डेटा एनालिसिस। ओके, तो एज ए रिसर्च स्कॉलर वी गैदर डेटा, we process the data with the help of some softwares, and then we interpret the output which is being generated by different softwares you have used, and that interpretation is generally is in the findings of your results or findings, and this is what is called as your information. Now as a research scholar,
what all we are supposed to do, we are supposed to transform this raw data into meaningful information, because data is available in raw form and information is available in more meaningful sense. और आपके रिसर्च स्टडीज को लेके जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि आपका रिसर्च स्टडी जो भी रेफर करने वाला है और जिसको भी आपके रिसर्च स्टडी के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो स्टेक होल्डर्स के काम में डेटा नहीं आता है। They are basically looking for information, and that too in the form of results or findings. So we all research scholars strive hard to gather data and try to transform that data into meaningful information, so that that information or those particular results can be used for framing policies or for decision making purpose, you can say. हम लोगों का पहला टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अगर टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं। आपने शायद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में सुना होगा। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग देख रहे हैं, इट इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। एंड पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ये सब कॉन्फ़िगरेशंस आपने सुने होंगे। तो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है on the basis of several parameters. But the context under consideration is presently data. When we classify data as primary and secondary data, basically we are talking about the source from where we have gathered our data. And if you are using this particular parameter, जहाँ तक इसका सवाल है qualitative, quantitative, over here we are actually taking into consideration the nature of data, whether the data is available in numeric sense or non-numeric sense. But over here the context is, we are trying to classify data into two types on the basis of the source we have used to gather this particular data. Now we are going to have a contrast between primary and secondary. Firstly, we'll talk about primary data. Primary data is called as first-hand data. What is first-hand data? First-hand data is called as original data. And original data is the data which is gathered by the research scholar. It is the data which you people are gathering for, for your study need, you can say. Means you are gathering this data, primary data, taking into consideration your topic, your objectives, your hypotheses, the variables you have decided to work on. So taking into consideration the need of your research study, the data you are gathering is considered as primary data. प्राइमरी डेटा गैदर कैसे करते हैं? तो ऑब्वियसली एक तो आप सर्वे कंडक्ट करेंगे, आपको आपका खुद का डेटा गैदर करना है आपकी रिसर्च स्टडी के लिए। आप एक तो सर्वे करेंगे, या फिर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, या फिर जो लैंग्वेजेस के रिसर्च स्कॉलर्स है या फिर लिटरेचर के रिसर्च स्कॉलर्स है, वो क्या करेंगे, ये कुछ सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां से ये डेटा गैदर हो सकता है। पर लैंग्वेजेस के सेंस में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। उसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करूंगा थोड़ी देर बाद। पर फॉर द टाइम बिंग we'll just try to understand what is primary data. This is first-hand data, this is original data, this is gathered by research scholar taking into consideration his or her own research needs. यानी है हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की नीड को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया गया है। ये डेटा जो है ये रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये रॉ का मतलब है दिस डेटा इज अनप्रोसेस्ड डेटा।
और ये डेटा सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके गैदर किया जाता है। जहां तक सेकेंडरी डेटा का सवाल है, ये डेटा को हम रेडीली अवेलेबल डेटा कहते हैं। REAID को शायद रेडीली अवेलेबल डेटा। ये डेटा ना रेडी फॉर्म में अवेलेबल है। ये डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो आप सर्च कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। ये डेटा बुक्स में अवेलेबल है, जो आप बुक्स ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसमें से कुछ जॉटिंग्स ले रहे हो। ये डेटा जर्नल्स या फिर रिसर्च आर्टिकल्स में अवेलेबल है, जो आप रेफर कर रहे हो और साइट भी कर रहे हो उसको आपकी स्टडीज में। ये डेटा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या एजुकेशनल सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। इस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं बिकॉज इट इज रेडिली अवेलेबल। ये डेटा ओरिजिनल डेटा नहीं है। ये ओरिजिनल क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेटा एक तो आपने कलेक्ट नहीं किया है। ये डेटा गैदर किसने किया है? समवन एल्स। समवन एल्स हैज गैदर्ड दिस पर्टिकुलर डेटा। अभी ये समवन एल्स यानी कौन? ये हमारे जैसे ही दूसरे कोई रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं, जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं और पब्लिश किए हैं। उनके रिसर्च आर्टिकल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसको साइट कर रहे हैं। ये समवन एल्स में कुछ एजेंसीज हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ रिपोर्ट्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं जो आप रेफर कर रहे हो। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, वो किसी ऑथर्स ने लिखे हुए हैं, वो समवन एल्स है। ये कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट बॉडीज भी हो सकती है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है, ये कोई न्यूज़ एजेंसीज भी हो सकती है जिन्होंने ये डेटा गैदर किया है और उसको हम रेफर कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा, जैसे पहला पॉइंटर बताया मैंने, ये रेडीली अवेलेबल डेटा है। ये डेटा हमने कलेक्ट नहीं किया है, ये डेटा हमने सिर्फ सर्च किया है, हमने इसको डाउनलोड किया है और हम इसको रेफर या साइटेशंस और रेफरेंसेस दे रहे हैं हमारे रिसर्च स्टडी में। ये डेटा हमारी रिसर्च स्टडी की नीड को ध्यान में रखते हुए नहीं गैदर किया गया है। ये किसी और रिसर्च स्कॉलर ने गैदर किया है उसके अपनी रिसर्च नीड को ध्यान में रखते हुए। तो ऑब्वियसली ये डेटा जो है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी ये डेटा जब हम गैदर करते हैं, तो इसमें से 100% जैसा का वैसा हम यूज़ नहीं करते। इसमें से सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में हम इंफॉर्मेशन ढूँढते हैं कि हमारे काम का कितना है, और उतना ही हम हमारी स्टडीज़ में साइट करते हैं और उसके ऑब्वियसली साइटेशंस देते हैं और रेफरेंसेस उसके जनरेट करते हैं। ये डेटा की और एक खासियत, जैसे मैंने आपको बताया, दिस डेटा इज कलेक्टेड and gathered by someone else. This data is available in processed form. इसका मतलब क्या है? There are very chances कि इस डेटा का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है और ये फाइंडिंग्स के फॉर्म में ही अवेलेबल है। देखिए, आप सबको मालूम है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, तो एक्चुअली हम सेकेंडरी डेटा को ही तो रेफर कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, जब हम थीसिस लिखने वाले हैं, तो हमारा थीसिस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है और चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का होता है, या फिर कुछ लोग इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL या फिर LR इसको कहा जाता है। तो ये चैप्टर लिखना यानी क्या, हम पूरा का पूरा सेकेंडरी डेटा ही तो यूज कर रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू ये ऐसे दो चैप्टर्स है कि जहाँ पे हमने क्या किया है ये हम नहीं लिख रहे हैं, हमसे पहले लोगों ने क्या किया हुआ है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि रिसर्च स्कॉलर ये दो चैप्टर बहुत लेंदी लिखते हैं, पर जब अपने रिसर्च के बारे में लिखने की बारी आती है, तो ये नंबर ऑफ पेजेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हमने, दूसरों ने क्या किया है वो मालूम होना जरूरी है, प्रेजेंट करना जरूरी है, पर चीजें बैलेंस भी तो होनी चाहिए। जब दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरों लोगों ने रिसर्च क्या किया हुआ है वो लिखते वक्त हम 100 पेजेस लिख रहे हैं, पर हमने क्या किया है वो अगर 20 पेजेस लिख रहे हैं, तो उसको हम अनबैलेंस कहते हैं। तो हमारे रिसर्च स्टडी में तो हमको दोनों प्रकार का डेटा यूज करना है, प्राइमरी भी करना है और सेकेंडरी भी करना है। तो टिप क्या है यहाँ पे, वहां पे एक प्रॉपर बैलेंस भी तो होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा
ऑब्वियसली आप मानते हो कि इसमें क्या कॉपी पेस्ट ही तो करना है, बट इट इज नॉट दैट इजी। प्लेगरिज्म नाम की कोई चीज होती है। तो कॉपी पेस्ट करते वक्त हम बहुत सारा कर रहे हैं, और जब अपने खुद के प्रोजेक्ट के बारे में लिखने की बारी आती है तो मुझे लगता है हमने उतना ही लिखना चाहिए जितना हमने सेकेंडरी डेटा के बारे में साइट किया हुआ है। तो सेकेंडरी डेटा जैसे मैं बता रहा था कि ये प्रोसेस्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी क्या, ये डेटा का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है और ये फाइंडिंग रिजल्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आप सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का लिख रहे हो तो उसमें मल्टीपल स्टडीज को आप समराइज कर रहे हो, उसके साइटेशंस और रेफरेंसेस जनरेट कर रहे हो, उसकी एक समरी भी तैयार कर रहे हो। तो आप यहाँ पे मल्टीपल, जैसे आप अगर मुझे पूछेंगे कि आपके सेकंड चैप्टर में कितने कम से कम साइटेशंस और कितनी स्टडीज को आपने इंक्लूड करना चाहिए, तो ऑब्वियसली 80, 70, 80 के नीचे तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर इंपेरिकल पेपर जो स्कोपस में वगैरह पब्लिश हुए हैं, इनके नंबर ऑफ साइटेशंस देखेंगे तो 120, 125 ये एवरेज है। और हम तो पीएचडी कर रहे हैं, यानी क्या, एक रिसर्च पेपर है जो लगभग 20-22 पेजेस का है, और 20-22 पेजेस के लिए अगर स्कोपस वाले ऑथर्स 125 साइटेशंस दे रहे हैं तो हमारा तो पीएचडी का प्रोजेक्ट है। तो हमने 100 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, 300 पेजेस लिख रहे हैं। तो जितनी ज्यादा साइटेशंस, उसका मतलब यह है कि आपने आपके टॉपिक को ठीक से समझने की कोशिश की है, आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन करने की कोशिश की है कि आपकी स्टडी को लेके क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपको पता है। ये ये बताने का एक जरिया मुझे लगता है कि आपने कितने साइटेशंस दिए हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि आपको आपके सब्जेक्ट का कितना अंडरस्टैंडिंग है और कितना इन डेप्थ आपने आपके डोमेन की जो स्टडीज है उसको पढ़ा है और उसको साइट पे किया हुआ है। उसके बाद ये डेटा गैदर कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें तीन चीजें आती हैं। एक होता है ये डेटा को सर्च करना होता है, उसके बाद ये डेटा को हम लोगों को रीड करना होता है, और इस डेटा को हम लोगों को रेफर करना होता है। यानी आपके टॉपिक से मिलती जुलती स्टडीज कहाँ मिलेगी वो आपको ढूंढना होगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्च स्ट्रेटेजी कहते हैं। वो क्या है थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। और सर्च करने के बाद आपको जो काम के पेपर्स लग रहे हैं या काम के आर्टिकल्स लग रहे हैं वो आप डाउनलोड करेंगे, वो आप पढ़ेंगे। पढ़ के आप, एक्चुअली एक टास्क ये भी होता है कि ये पढ़ के, इफ सपोज 22 पेजेस का एक रिसर्च पेपर आपके काम का लग रहा है जो रिलेवेंट है, क्लोजली रिलेटेड है आपके टॉपिक से, वो आपने पढ़ा और आप लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में इसको साइट कर रहे हो, तो इस वक्त आपको ये 22 पेजेस का पेपर पढ़ के इसको समराइज भी करना होता है। इसकी समरी तैयार करनी है आपको, और ये समरी लगभग एक पैराग्राफ में ही आनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टडी को हम लोगों को एक पैराग्राफ में समराइज करना होता है हमारे चैप्टर नंबर 2 में। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 22-25 पेजेस के एक पेपर को एक पैराग्राफ में समराइज करना यानी क्या करना है, और इसमें जनरली समरी तैयार करते वक्त जनरली क्या लिखना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा पॉइंटर दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है। तो आपके पास 22 पेजेस का एक आर्टिकल, और ऐसे में बोल रहा हूँ कम से कम 100 तो आर्टिकल्स आपने साइट कर लेने चाहिए आपके थीसिस में। तो ये एक आर्टिकल है 22 पेजेस का, इसको आपको अगर समरी तैयार करनी है एक पैराग्राफ में, आपको भी मालूम है कि यहाँ शुरू में हम साइटेशन देते हैं। साइटेशन में आपका ऑथर आएगा, और यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है साइटेशन में, और यहाँ फिर हम इस पर्टिकुलर पेपर की समरी लिखते हैं। तो ये जो समरी है इसमें आपने 5 पॉइंटर्स कवर करने चाहिए। थोड़ा सा पेपर पेन रेडी रखेंगे। इसमें पहला पॉइंटर, इस पर्टिकुलर पेपर की इंट्रोडक्शन, लगभग 2 लाइंस में, नॉट मोर देन 2 to 3 लाइंस। उसके बाद इनके की ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव या फिर मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है। ऑब्वियसली आप ये पेपर पढ़ रहे हो, इसने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया है, 6-7 ऑब्जेक्टिव्स ये बंदा लेके बैठा है। पर आप इस पेपर को साइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 6-7 में से शायद एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपकी स्टडी में आप भी उसको फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स हम ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे। आपको भी मालूम है ऑब्जेक्टिव्स 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स।
ब्रॉड ऑब्जेक्टिव सिंगुलर होता है, हम ब्रॉडली बताते हैं इन जनरल सेंस कि हम करना क्या चाहते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम स्पेसिफिक सेंस में बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ऑल इश्यूज वी विल बी कवरिंग थ्रू अवर रिसर्च स्टडी। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंटर में समराइज करते वक्त ब्रॉड ऑब्जेक्टिव लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हाँ, स्पेसिफिक को अगर मेंशन करना ही है तो ये सात में से आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव उसका और आपका कॉमन है, हाँ वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। भले ही आपने ब्रॉड, उसने बहुत बड़ी ब्रॉड चीज की बात की है, तो वो ना लिखते हुए आप ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे साइट कर सकते हो। तीसरा, ये सिर्फ एक लाइन में आपको लिखना होता है। तीसरा पॉइंटर जो आपने ध्यान में रखना चाहिए वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसने क्या फॉलो किया है। इसमें 3 लाइन्स, कम से कम 3 से 4 लाइन्स आप लिख सकते हो। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप समराइज करते वक्त क्या लिखोगे, तो ऑफ कोर्स इसने इसका रिसर्च डिजाइन क्या फॉलो किया था, जिसको हम स्टडी डिजाइन कहते हैं। उसके साथ साथ इसकी सैम्पलिंग की डिजाइन कैसी रही है, सैम्पलिंग की डिजाइन में सर्वे किसका किया गया है, कितने लोगों का किया गया है, यानी सैंपल साइज क्या है, ये सर्वे कहाँ किया गया है, सैम्पलिंग की मेथड्स कौन सी अडॉप्ट की गई है, उसके बाद डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या फॉलो की गई है। ऐसे 3 से 4 लाइंस आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया गया है, वो सब इंफॉर्मेशन या इवन रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आरएम में, 3 से 4 लाइंस। फिर पांचवा, की फाइंडिंग्स। फाइंडिंग उसकी 20 हो सकती है, पर हमको पूरी की पूरी नहीं लिखनी है। हम लोगों को वही फाइंडिंग्स यहाँ पे साइट करनी है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। की फाइंडिंग्स और पांचवा कंक्लूडिंग रिमार्क्स और इम्प्लीकेशंस, इसमें 2 लाइंस और कंक्लूजन इम्प्लीकेशन 1 लाइन। तो ये एक टिपिकल पैराग्राफ आपका बन जाएगा और आपको एक 22-25 पेजेस के पेपर को इस तरीके से समराइज करना होता है। और ये हम लोग करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 2 में बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा ही यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक डिफरेंस तो पता चल गया है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा यानी क्या, उसमें डिफरेंसेस क्या है। ये अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसकी समरी। प्राइमरी डेटा, जिसको हम फर्स्ट हैंड डेटा या ओरिजिनल डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा, ये रेडिली अवेलेबल डेटा है। उसके बाद ये डेटा कलेक्ट कौन करता है, तो रिसर्च स्कॉलर खुद प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डेटा ये किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, और वो किसी और में इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, एक्सेट्रा। उसके बाद ये डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है, तो ऑब्वियसली टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एट हैंड। हमारी रिसर्च स्टडी की नीड को ध्यान में रखते हुए जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी कहेंगे। और ये जो डेटा है सेकेंडरी डेटा, ये हमारे प्रोजेक्ट की नीड को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे हाइपोथेसिस, हमारा टाइटल, इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्ट नहीं किया है। ये तो जिस किसी ने कलेक्ट किया है उसने अपने नीड को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया है। ये डेटा रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा प्रोसेस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली आप सर्वे करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको प्राइमरी कहेंगे। और ये डेटा हम लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करके जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। ये डेटा, प्राइमरी डेटा आपको फील्ड में जाके या लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा को हम सर्च करते हैं, सेकेंडरी डेटा को हम रीड करते हैं और उसको रेफर करते हैं, यानी उसके साइटेशंस और रेफरेंसेस हम जनरेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले सेक्शन में जान लिया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यानी क्या। इसी सेंस में एक एडिशनल इनपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, खास करके अभी जो ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, ये डिसिप्लिन के अगर रिसर्च स्कॉलर्स होंगे तो इनके केस में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ऐसा रेफरेंस ना आते हुए प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ये कॉन्टेक्स्ट आता है। एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये सपोज मराठी वाङ्मय में कोई रिसर्च कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसने कोई वाङ्मय यानी कोई लिटरेचर आइडेंटिफाई कर लिया है, एक ऑथर है, और वो ऑथर ने इफ सपोज 3 नॉवेल्स लिखी हैं, और ये 3 नॉवेल्स पे वो
रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करना चाहता है। तो ऑफकोर्स इस सेंस में प्राइमरी सोर्स क्या हो जाएगा, ये जो 3 ओरिजिनल नॉवेल्स है जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स। और इस सेंस में सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, ऑफकोर्स ये ऑथर की 3 में से किसी भी नॉवेल पे इस रिसर्च स्कॉलर से पहले दूसरे किसी रिसर्च स्कॉलर ने, हो सकता है कि रिसर्च हुआ हो कि किसी ने तीनों नॉवेल पे किया होगा या किसी ने 2 नॉवेल पे किया होगा या किसी ने एक ही नॉवेल पे किया है, पर इस नॉवेल्स पे जो भी ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च को भी हमारा रिसर्च स्कॉलर रेफर कर रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स एंड थीसिस। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। जैसे रामदास स्वामी जी की दासबोध है, उसके ऊपर एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो दासबोध तो पढ़ेगा ही ना जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स दासबोध इस पर्टिकुलर सेंस में प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। और दासबोध के ऊपर रिसर्च हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी रिसर्च हुआ है उसके ऊपर। तो ऑफकोर्स हमारा रिसर्च स्कॉलर उन पर्टिकुलर रिसर्च स्टडीज को अगर रेफर करता है, तो उस पर्टिकुलर सोर्सेस को सेकेंडरी सोर्सेस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। पहले सेक्शन में कुछ अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड करते हैं। कुछ डाउट्स है अभी तक? एनीवन प्लीज? No, आप sir. लोग, अच्छा, No, Sir, sir. so whenever, sir, यस मैम। so whenever we start working on our PhD, so it is always with the secondary data that we collect, and then we move on to the primary data collection. Of course, because secondary data is more about the available literature. एंड लिटरेचर रिव्यू इज सच अ हैंडी एक्टिविटी एंड यूजफुल एक्टिविटी। मुझे तो लगता है कि आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने से 6 महीने पहले से ही लिटरेचर सर्च करना शुरू कर देना चाहिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है लिटरेचर रिव्यू का, क्योंकि ना उससे इंसाइट्स बहुत ही यूजफुल मिलते हैं। आपकी जो आइडियाज है ना बहुत ज्यादा फाइन ट्यून हो जाती है और सिनॉप्सिस में गलतियां कम होती है फिर। तो ऑफ कोर्स जैसे यू हैव राइटली सेड मैम कि बिफोर अंडरटेकिंग आवर स्टडीज वी नीड टू रेफर टू द सेकेंडरी डेटा दैट इज अवेलेबल लिटरेचर, सो दैट we should take a glance over it and we should get a feel that ki, what kind of aspects have been in your chosen domain have been leveraged or covered by the previous research scholar, to what extent the topic is being explored, what all issues have been covered, what all issues are still yet unexplored, and you may actually uh, start identifying those particular unexplored issues or unaddressed issues so that you can fill in the research gap। क्योंकि ये जो issues है इसी को तो research gap कहते हैं ना, कि आप Right. जिस डोमेन पे, जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज है, यूनिकनेस जिसको कहते हैं, या ओरिजिनलिटी वैल्यू ऑफ योर रिसर्च स्टडी। How will you justify what is the originality of your research? Of course, it is with the support of your existing literature. You will say that I have referred to about 100 studies and I have identified what all issues and what all variables have been explored by the previous research scholars. And now I have got a feel that these are the issues and these are the variables which have not been explored by the previous research scholars, and that is why I have identified this as my research gap, and I'm just trying to conduct a comprehensive study on this unexplored issue so that I can plug in the existing gap and I could actually contribute into the existing knowledge in our chosen domain. And this is what is called as the rationale of our study. आपको लिखना होता है ना, what is the rationale, what is the justification, what is the significance of your topic. So this way you could convince. Unless you refer to the secondary data, you will not get a feel. And this is the importance. And it is not only about topic selection and identification of research gap. At every stage of your research, literature review will become very very handy. If suppose आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी, हम रिसर्च तो कर रहे हैं पर कुछ ऐसे इश्यूज है, टेक्निकलिटीज है कि जो अभी भी अनएड्रेस्ड है, खास करके हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। हम हाइपोथेसिस बना चुके हैं पर हमने सही में कितनी मेहनत की है, या सही में हमने कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है क्या। पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को अभी भी वो डाउट है हाइपोथेसिस यानी क्या, कैसे बनाते हैं, कितने बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ अ मेंटर, मुझे लगता है लिटरेचर वुड हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर सेंस, इन द फॉर्म ऑफ ए मेंटर। आप लिटरेचर पढ़ते हो तो उसमें पता चल जाएगा ना कि हाइपोथेसिस का ड्राफ्ट कैसे होता है,
जो हाइपोथेसिस का ड्राफ्ट आप पढ़ रहे हो उसी को कौन सी टेस्ट लगी है, कौन सी टेस्ट एडमिनिस्टर की गई है, वो भी एक आपको अंदाजा तो आ जाएगा, सो दैट instead of being entirely clueless, you could always get some insights by referring to previous literature. At every stage, literature review comes handy, and that is why this is the importance of secondary source or secondary data, you can say, and you just can't simply undermine the role of secondary data in your study. पर रिसर्च स्कॉलर जैसे ऐसा शायद ही कोई दिन जाता है कि मैं रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, रादर रिसर्च इज माय ऑक्सीजन, यू कैन से। और मालूम नहीं कितने सारे वर्कशॉप्स और कितने सारे रिसर्च स्कॉलर से इंटरेक्शंस हुए हैं। और मुझे ना मैंने जो एक मानसिकता देखी है रिसर्च स्कॉलर्स की कि यार लिटरेचर रिव्यू क्या कॉपी पेस्ट ही तो करना है, वो सबसे बाद में करते हैं। ये मानसिकता से रिसर्च नहीं हो सकता है। आप you just can't undermine the role and significance of secondary data. It is very very vital, and हाल ही में मेरे एक रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्शन हुए थे और लड़की थी वो, उसने मुझे किसी वर्कशॉप में सुना था और उसने मुझे शाम को फ़ोन किया और उसने बताया कि सर मैं आज आपके दोपहर के सेशन में थी, मुझे सेशन अच्छा लगा और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सो दैट आई कुड डिस्कस माय टॉपिक विद यू। तो उसने मेरी अपॉइंटमेंट ली और मिलने के लिए आई और वो मुझसे कुछ डिस्कशंस कर रहे थे और वो एनालिसिस को लेके कुछ तगड़े लेवल का डिस्कशन था। तो वो सब हो गया और मैंने उसको बाद में पूछा कि कौन से स्टेज पे चल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको आपका डेटा कलेक्शन का पार्ट हो गया होगा, तो आपके सबमिशन प्लान कर रही है कि। तो उसका आंसर ये था कि सर अभी तो मैं जस्ट इसकी फिजिबिलिटी देख रही हूँ टॉपिक की, और पिछले 2 साल हो गए मैं ये टॉपिक पे काम कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये टॉपिक में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या, या फिर ये टॉपिक की फिजिबिलिटी है क्या। एंड शी वाज एक्चुअली अंडर कंडक्टिंग literature review. She has been trying to resort to dipstick study. Dipstick यानी क्या, एक ट्रायल लेवल पे डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके देखना कि कौन सी टेस्ट लग सकती है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वगैरह वगैरह, डेटा आसानी से मिल पा रहा है क्या, जिसको हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। और आज की यंगर जनरेशन ना इस तरीके से अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हैं। और आप में से भी बहुत लोगों का अनुभव ये होगा कि आप शायद पीएचडी तो कर रहे हैं, सिनॉप्सिस आपका आरआरसी से क्रैक भी हो गया है, पर आज की डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा कि यार सिनॉप्सिस में ऐसी कुछ चीजें लिखी गई है कि जो शायद अभी रियल लाइफ में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, या फिर क्लैरिटी अभी भी नहीं आ रही है कि करना क्या है। और ये तब होता है जब आप बिना फील लिए रजिस्टर कर लेते हो टॉपिक को। तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है जिस दिन आपके दिमाग में आएगा ना कि पीएचडी करनी है, उस मोमेंट से आपने 6 महीने 1 साल तक तो सिर्फ लिटरेचर रिव्यू ही करना चाहिए और कुछ ना कुछ पेपर्स पब्लिश करके देखने चाहिए। एंड वंस यू गेट कन्विंस कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड यू आर कंफर्टेबल with the topic and rather you are enjoying what topic you are working on, तो ये प्रोसेस जो है ना ये और ज्यादा मीनिंगफुल और एंजॉयफुल हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ दिस, और भी हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे भी किया था मैंने, और ये नासिक में भी हुआ था ना, ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी है। उसमें ये पूछा गया था कि सुपरवाइजर, आप क्या लगता है आपको कि पीएचडी में सुपरवाइजर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और मोस्ट लोगों का कहना ये था कि सुपरवाइजर अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। सो हाउ कैन यू अंडरमाइन द रोल ऑफ ए सुपरवाइजर बॉस। क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स को लगता है हमको सब कुछ आता है, पर वैसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। वेल, और कुछ क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर रिव्यू को लेके तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर। Sir, the only point I feel that this course or the insights which are being given by all the eminent speakers should actually come in the early stages of our work. So this is what insights we are getting from all of you are so valuable, and we actually are realizing where we have gone wrong. So thank you very much. दिव्या मैडम, अभी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसमें ये चीज तो हमारे हाथ में नहीं कि ये वर्कशॉप कब होना चाहिए एंड ऑल। हमारे हाथ में क्या है दिव्या मैडम, हमारे हाथ में ये है कि हम जो पीएचडी कर रहे हैं वो पीएचडी को लेके इनपुट हमने कहाँ से और कब और कौन से स्टेज पे लेनी चाहिए, ये तो हमारे हाथ में है ना। यूनिवर्सिटी थोड़ी ना कह रही कि आप पीएचडी नहीं कर रहे यानी वर्कशॉप नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज अटेंड वर्कशॉप्स, but what actually is happening, we are into academics, but what is happening,
वी हैव एनरोल अवरसेल्फ इनटू द पीएचडी प्रोग्राम, और ये कोर्स मैंडेटरी है इसलिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे पता चल रहा है कि यार ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर एक्चुअली मुझे ये लगता है कि पीएचडी को एनरोल करने से पहले हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप्स लेनी चाहिए, अटेंड कर लेनी चाहिए। कुछ यानी क्या मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 1 से 1.5 साल आप लोगों ने इनपुट्स ले लेनी चाहिए। कारण क्या है, देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पीएचडी प्रोग्राम को एनरोल करने के लिए, जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना। वो सब हमारे पास है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हमको रिसर्च का सब कुछ आता है? नहीं, क्योंकि नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमने जो पढ़ा है उसमें आप देखिए ना, रिसर्च कितना पढ़ा है हमने। जो हमको एक्चुअल करना है 5 साल, उसके लिए सही में एटलीस्ट हमने 5 महीने भी ढंग से इनपुट्स लिए हैं क्या? तो इसका आंसर अगर सोचा जाए तो ये नो है। कहीं पे भी हम लोगों ने, हाँ हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, डिसर्टेशंस बनाए, पर आपको भी मालूम है कि उस वक्त हम स्टूडेंट्स थे, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, और उस वक्त हमारे सिलेबस में भी शायद क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कोई पेपर रहा करता था, जो हमारा जो डोमेन है उसका, और ये पेपर का कोई कनेक्शन नहीं था दूर दूर तक। और हम लोगों को भी विजन क्लियर नहीं था कि आगे जाके यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो आपको हम इसको पासिंग पेपर करके कंसिडर करते थे, और मोस्टली न्यूमेरिकल्स तो हमने छोड़ दिए, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करके हम लोग। तो इस तरीके से हमने रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स शायद थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है, पर पीएचडी करते वक्त वो जो एक्सपोजर है वो इनसफिशिएंट सा लगता है, क्योंकि आपने जब वो पढ़ा है ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट और अभी जो करना है ना, इसमें गैप है, अच्छी खासी गैप है। गैप कौन से सेंस में है? आपको वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता था ना, कंप्यूट मीन मोड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सीरीज, डेटा दिया हुआ है और उसके डेटा का करना क्या है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर। आपको फॉर्मूला मालूम है, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते हो, कैलकुलेशन करते हो, आंसर आता है, 16 में से 16 मार्क्स मिल गए। पर रिसर्च करते वक्त ये नहीं है ना, डेटा भी नहीं है, डेटा हमको ही गैदर करना है। कौन सा गैदर करना है, ये भी डिस्क्रिप्शन हमको ही फॉर्म करना है। दूसरा, वो डेटा का मीन मोड वेरिएंस सही में निकालना है क्या, या फिर उसका टी टेस्ट करना है, जेड टेस्ट करना है, कि एनोवा करना है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन हमको फॉर्म करना है। लिख के थोड़ी ना आ रहा है कि ये डेटा का ये करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके तो करना ही नहीं है, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर यूज करके आउटपुट जनरेट करना है। यानी क्या, एक गैप है, और ये गैप ब्रिज करने के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन, इसके बीच में एक वैल्यू एडिशन की जरूरत लगती है, जो कम से कम 1 से 1.5 साल का होना चाहिए। तो ये जर्नी जो है ये और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। और ये 1 और 1.5 साल का जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें ट्रेनिंग लेना, और ट्रेनिंग लेते लेते कुछ रिसर्च आर्टिकल, जो भी टॉपिक आपके मन में चल रहा है ना, उस टॉपिक को लेके आप कुछ रिसर्च आर्टिकल्स अगर तैयार करते हो, तो ये जर्नी और ज्यादा एंजॉयफुल और मीनिंगफुल भी हो जाती है, और गलतियां फिर कम होती है। दिव्या मैडम। Right, sir. Very, yes, sir. Thank you. ओके, चलिए आगे Thank you बढ़ते very हैं। much. Sure, sir. अभी मैं आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट इनपुट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे हम लोग। अभी जो मैंने बताया, लगभग पौन घंटा हो गया होगा, 1 घंटा हो रहा है लगभग कि मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ना रिसर्च करते वक्त 2 चीजें होती है, एक होता है नॉलेज, और एक होता है स्किल। रिसर्च करते वक्त ये दोनों लगते। नॉलेज यानी क्या, आपको स्टेप नंबर 1 पे करना क्या है, तो सिनॉप्सिस तैयार करना है, जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं। और सिनॉप्सिस बनाते वक्त सबसे क्रूशियल इशू होता है टॉपिक सिलेक्शन का। उसके बाद आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज माने जाते हैं। और आप रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या यूज करने वाले हो, ये आपको फ्यूचरिस्टिक सेंस में प्रेजेंट करना होता है। अभी देखिए, सिनॉप्सिस तैयार करते वक्त आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं, हाइपोथेसिस तैयार करने हैं, रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करना है आपको, और आपको पूरी की पूरी आरएम पे काम करना है, जिसमें आप सैंपल साइज यानी एन के कंप्यूटेशंस आपको करने हैं, सैम्पलिंग की मेथड्स के बारे में लिखना है, आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के बारे में लिखना है। ये सब चीजें आपको सिनॉप्सिस में लिखनी होती है। ठीक है, एक सिनॉप्सिस तैयार करना है जिसकी लेंथ 10 से 20 पेजेस के बीच में होती है। ये मालूम होना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉलेज। और ये तैयार करते आना, दैट इज व्हाट द स्किल इज।
ठीक है, सिनॉप्सिस में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मालूम होना, दैट इज नॉलेज। ऑब्जेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, आपका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये मालूम होना, दिस इज नॉलेज। और ये तैयार करते आना, दिस इज स्किल, बिकॉज यहाँ पे आपको वेरिएबल्स का नॉलेज लगेगा। Until you are able to identify what all variables to work on, variables, constructs, attributes, ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसके बारे में मालूम होना, डेफिनेशन मालूम होना, दैट इज व्हाट अ नॉलेज इज। और हमने कौन से कंस्ट्रक्ट्स, कितने कंस्ट्रक्ट्स पे काम करना चाहिए, वो कंस्ट्रक्ट्स का आपका रिसर्च मॉडल कैसे तैयार करना है, दिस इज व्हाट द स्किल इज। हाइपोथेसिस यानी क्या, डेफिनेशन अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज हाइपोथेसिस, आप में से सबके सब शायद कोरस में बोल रहे होंगे सर हाइपोथेसिस तो एजम्पशन होता है। यस, दैट इज राइट। हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन और सपोजिशन व्हिच नीड्स टू बी टेस्टेड एम्पिरिकली, दैट इज फाइन। पर ये मालूम हो के रिसर्च कर सकते हैं क्या, यानी अगर मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, मुझे आप इस पे 7 हाइपोथेसिस बना के दे दीजिए जो टेस्टेबल होने चाहिए, ये बात होती है स्किल की। और हम लोग जो एजुकेशन जर्नी में करते हैं, आपको भी मालूम है ये सब तैयार करना है, रिसर्च डिजाइन, आपको ये तो मालूम होना चाहिए रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये नॉलेज होना कि एक्सप्लोरेटरी स्टडीज होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज या रिसर्च डिजाइन होते हैं, कॉजल रिसर्च डिजाइन होते हैं, ये मालूम होना, दैट इज नॉलेज। पर हम जो टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो टॉपिक पे कौन सा अप्लीकेबल होता है, ये मालूम होना, दैट इज व्हाट अ स्किल इज। उसके साथ साथ आपको सैंपल साइज लिखना है यहाँ पे, यस दैट इज ओके, यहाँ पे आपको नॉलेज है। पर ये सैंपल साइज कंप्यूट कैसे करते हैं, इसकी मेथड्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, और इसको लेके सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज करके सैंपल साइज को जस्टिफाई करते आना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्किल। और बेसिकली फर्क कहाँ पे आ रहा है, हम लोगों के पास ये चीजें हैं पर सिर्फ इतना होके रिसर्च नहीं किया जा सकता है, हमको इस नॉलेज को एक स्टेज आगे जाके स्किल में कन्वर्ट करना है, तब जाके हमारा रिसर्च जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। अभी पहले सेशन में यानी लगभग 1 घंटे से जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने जो बताने की कोशिश की है वो शायद नॉलेज था। अभी मैं थोड़ा सा स्किल एनहांस करने की बात कर रहा हूँ। मैंने लिटरेचर रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है वो तो समझा दिया, पर अभी मैं बात कर रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं, उसके सोर्सेस क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहेंगे हमारे, थोड़ा पेपर पेन रेडी रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, और इन जनरल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू की। इसका मतलब क्या, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा यानी क्या, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किया जाएगा, यानी कौन से सोर्सेस है, कौन सी वेबसाइट्स है, कौन सी रिपोजिटरीज है, कौन से डेटाबेसेस है, कौन से सर्च इंजिन्स है, ये मालूम होना, दैट इज व्हाट अ नॉलेज इज। और वहां जाके क्या करना है, सर्चिंग कैसे करते हैं, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, कौन से पेपर्स को आपने डाउनलोड करना चाहिए, इसको हम स्किल कहते हैं। तो वो मैं बात कर रहा हूँ। वहां जाने से पहले बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की। इसमें दो शब्द है, लिटरेचर प्लस रिव्यू। व्हाट इज लिटरेचर? Literature is the published material. Published material on the chosen topic. आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उस टॉपिक पे जो प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स ने रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की हैं वो जब पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, वो भले इंटरनेट पे हो या फिर फिजिकल हार्ड कॉपी जर्नल्स की जो है उसमें हो, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। और दूसरा है रिव्यू। रिव्यू यानी क्या, रिव्यू का मतलब है इस लिटरेचर को सर्च करना, इस लिटरेचर को हम लोगों को रीड करना है, इसको हमको कॉम्प्रहेंड करना है, यहां से हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और इस लिटरेचर की हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करके समरी तैयार करनी है, और इसको फिर हम लोगों को साइटेशंस
और रेफरेंसेस देने हैं। इस एक्टिविटी को रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या हो गया? ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज लिटरेचर सर्वे। प्रीवियस स्टडीज की, हमारे टॉपिक से मिलते जुलते प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स की स्टडीज को ढूंढना, उसके बाद उसको पढ़ना, समझना, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके समरी तैयार करना और वो समरी को प्रेजेंट करके उसको साइटेशंस और रेफरेंसेस यानी उन ऑथर्स की स्टडीज को एक्नॉलेज करना। दिस एक्टिविटी इज considered as conducting literature review, and you can't simply undermine the role of literature review. देखिए, अभी जो मैं बता रहा था आपको, डेटा दो प्रकार का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पेपर पेन थोड़ा सा रेडी रखेंगे। देखिए, हम लोगों को पीएचडी करते करते रिसर्च पेपर्स भी तैयार करना है हमारे पीएचडी के टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स पे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये आप सबको मालूम है, जिस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हैं उसी टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स पे आपको रिसर्च पेपर्स तैयार करने हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि मिलता जुलता यानी क्या, रिलेटेड टॉपिक्स ऐसा शब्द नोटिफिकेशन में यूज किया गया है यूनिवर्सिटी के। रिलेटेड यानी क्या, इसको पहले थोड़ा सा दुविधा दूर कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है। और पीएचडी का टॉपिक हमेशा ब्रॉड होना चाहिए या कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और वो होता है जनरली। अभी आपको आपके टॉपिक को, आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस को रेफर करते हुए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इफ सपोज 1 2 3 4 आपने 9 हाइपोथेसिस तैयार किए हैं, तो व्हाट एक्चुअली यू आर सपोज टू डू, you are supposed to club the similar objectives and similar hypotheses. You are supposed to club the similar objectives together. At the same time, you are supposed to club the similar hypotheses together. So taking into consideration this grouping of objectives and this grouping relevant hypothesis, objectives say relevant hypothesis statements, you should be able to identify the themes. This is what is called as theme 1. Similarly, this way you will be getting theme 2, theme 3, and you are supposed to write a separate individual paper on each theme. This is your research paper 1, this is your research paper 2, and this is your research paper 3. इसका मतलब क्या है, आपके पीएचडी का टॉपिक जैसे के वैसा यूज करके पेपर नहीं तैयार करते हैं। आपके पीएचडी के टॉपिक के हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके हम ग्रुपिंग करते हैं, वेरिएबल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, आपके हाइपोथेसिस हो, इश्यूज हो, उनको क्लब करके एक थीम आइडेंटिफाई की जाती है और हर एक थीम पे आप एक रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हो। मींस रिसर्च पेपर तैयार करते वक्त पीएचडी के टॉपिक से मिलते जुलते हैं। आप जिस वक्त पीएचडी का टॉपिक डिसाइड कर रहे हो उसी वक्त आपको ये जजमेंट ले लेना चाहिए कि क्या इस रिसर्च टॉपिक पे आप कम से कम 4-5 पेपर्स लिख सकते हो। देखिए, 5 साल की जर्नी है, हर साल एक पेपर भी कंसिडर करते हैं, तो 5 पेपर तो निकलने चाहिए ना आपके पीएचडी के टॉपिक से। तो आपका पीएचडी का टॉपिक कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि जिससे 5 पेपर्स निकल जाए। और ये 5 पेपर्स कौन से हैं, ये सिनॉप्सिस बनाते वक्त ही वो रिसर्च पेपर के 5 टाइटल्स तैयार हो जाने चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टॉपिक सिलेक्शन का वन ऑफ द इनपुट्स, बट दैट इज नॉट माय टुडेज टॉपिक। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो शायद ही कोई एड्रेस करेगा, क्योंकि इसको लेके मैं जो इनपुट अभी दे रहा हूँ ये किसी किताब में या किसी इंटरनेट की साइट पे या किसी यूट्यूब के वीडियो पे शायद ये अवेलेबल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। हम लोगों को पेपर्स तैयार करने हैं और पेपर्स के लिए पीएचडी का टाइटल जैसा का वैसा यूज ना करते हुए उसकी थीम्स आइडेंटिफाई करके हर एक थीम पे आप पेपर्स तैयार कर सकते हो और आपको मल्टीपल पेपर्स तैयार करने हैं।
इसमें एक शब्द ये भी यूज किया गया है कि आपको पीयर रिव्यू जर्नल में ये पेपर्स पब्लिश करने हैं। पीयर रिव्यू, ऑफ कोर्स, ये पीयर यानी एक एक एक्सपर्ट की टीम होती है, एंड इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द क्वालिटी चेक मैकेनिज्म, जो आपके पेपर की क्वालिटी चेक करते हैं, उसमें रिविजन्स बताते हैं, और वो अगर वर्थ है तो फिर वो कंसेंट देते हैं कि योर पेपर विल बी एक्सेप्टेड विद दिस पर्टिकुलर रिविजन्स एंड ऑल। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये जो पेपर तैयार करने हैं, ये पेपर कब तैयार करेंगे? तो ऑफ कोर्स आप पीएचडी करते वक्त 5 साल की जर्नी में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हो। मैं बात कर रहा हूँ स्टेज नंबर 1 की। सपोज स्टेज 1 कौन सी स्टेज है कि आपका आरआरसी का सिनॉप्सिस जस्ट एक्सेप्ट हुआ है और आपका टॉपिक ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है यूनिवर्सिटी में, और आरआरसी ने आपको कंसेंट दे दिया है कि नाउ यू हैव गॉट ऑफिशियली रजिस्टर्ड एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर रिसर्च वर्क। और वो मोमेंट और वहां से लेके लगभग 1 साल, इसको हम कहते हैं स्टेज 1। और ये स्टेज 1 में हम करते क्या है, जिस वक्त हमारा पीएचडी का टॉपिक अप्रूव हो जाता है, वहां से लगभग 1-1.5 साल तक हम लोगों को हमारे सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि बेटा लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पहले 1.5 साल में, पहले 1 या 1.5 साल में हमारे पास हमारा डेटा तो है ही नहीं। हमारे पास कौन सा डेटा है? हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का डेटा है। तो ऑफ कोर्स ये डेटा यूज करके पहले 1 साल में एक पेपर तैयार होता है, जिसको कहा जाता है रिव्यू पेपर, रिव्यू आर्टिकल। और लेटर स्टेज में यहाँ पे आप अगर सर्वे कर रहे हो तो क्वेश्चनेयर तैयार करना, क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग, पायलट स्टडी, ये सब हमारी स्टेज 2 है। और स्टेज 3 में हम एक्चुअल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और डेटा फेजेस में कलेक्ट करते हैं। अगर 1000 का सैंपल है तो एकदम से 1000 जनरली कलेक्ट नहीं होते हैं, ये फेजेस से गुजरना होता है, तो कम से कम 6 महीने लगते हैं 1000 का डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका अगर 300-400 का डेटा कलेक्ट हो गया है, तो ये डेटा यूज करके हम एक पेपर फिर से तैयार कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल आर्टिकल। फिर से आपका डेटा कलेक्शन का काम चालू ही है, और आपका लगभग एक 700-800 का डेटा कलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आपका फिर से एक रिसर्च पेपर तैयार हो सकता है, ओरिजिनल आर्टिकल 2। और फिर फाइनली आपका 1000 का डेटा कलेक्ट हुआ है, ये स्टेज पे भी आपका एक ओरिजिनल आर्टिकल 3 होता है। और यहाँ पे कि अगर आपको लगता है ये एक की जगह आप 2 रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च पेपर जिसको आप कहते हैं, जो आपको करना ही है। और अभी नए जो नियम आए हैं उसमें आपको यूजीसी केयर में वो पेपर्स पब्लिश करने हैं, और स्कोपस में भी वो पेपर्स पब्लिश करने हैं। तो ये मालूम होना जरूरी है कि रिसर्च पेपर्स के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं रिव्यू आर्टिकल्स, और दूसरे होते हैं ओरिजिनल आर्टिकल, जिसको इंपिरिकल आर्टिकल कहा जाता है। अभी ये जो आर्टिकल तैयार किए जाते हैं, इसमें हम सेकेंडरी डेटा का उपयोग करते हैं, जो हमारा खुद का नहीं है, प्रीवियस रिसर्च स्टडीज है ये। और इंपिरिकल आर्टिकल का मतलब है यहाँ पे हम इंपिरिकल डेटा यानी हमारा डेटा यानी प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं। पर ये कब कर पाओगे आप? ये लेटर स्टेजेस, आपके पीएचडी का एनरोलमेंट होने के लगभग 1.5-2 साल बाद यू विल बी एबल टू राइट योर इंपिरिकल आर्टिकल्स। बट आप इनिशियल स्टेजेस में अगर कुछ आर्टिकल्स तैयार करना चाहते हो तो वो शायद रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स 4 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। पहला होता है कंसेप्चुअल आर्टिकल, जो आप आसानी से तैयार कर सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग ये कर भी रहे होंगे। दूसरा होता है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल, एसएलआर जिसको कहा जाता है। तीसरा होता है बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू आर्टिकल। और चौथा होता है मेटा एनालिसिस।
तो ऑफकोर्स आपने 1 से 1.5 साल लिटरेचर रिव्यू किया है और आपने लगभग 100 से 200 आर्टिकल्स डाउनलोड करके रखे, ये डेटा आपके पास है। आपने मेहनत की है 1 साल, तो ये डेटा यूज करके आपके पास ये इतनी सारी चॉइसेस है ना। बात कहाँ पे आके रुकती है, हमको ये चीज अभी तक मालूम नहीं थी। हम लोग जो कर रहे हैं वो शायद कंसेप्चुअल आर्टिकल्स तैयार कर रहे हैं, पर आपको अगर स्कोपस या फिर वेब ऑफ साइंस है जो हाई क्वालिटी जर्नल्स माने जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें जनरली कंसेप्चुअल आर्टिकल्स इतने आसानी से पब्लिश नहीं होते हैं। उसमें आपके एसएलआर, बिब्लियोमेट्रिक और मेटा एनालिसिस के आर्टिकल्स जनरली पब्लिश होते हैं। तो आपको आपके पास तो डेटा है ही ना, फिर काम कहाँ पे आके रुका है। अगर ये पता चल जाए कि ये क्या है और कैसे तैयार करते हैं, दैट्स इट। एक इसका 4-5 दिन का वर्कशॉप होता है। कल ही मेरी खुद की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च विद्या नाम से, कल ही मेरा रिसर्च एसएलआर और मेटा एनालिसिस का 6 दिन का वर्कशॉप था, वो कंप्लीट हुआ है। एंड पीपल they have been they have been undergoing such kind of training and they have been preparing their articles like this. बात क्या हो रही है, हम मेहनत तो यहाँ पे बहुत कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली कन्वर्टिंग दिस हार्ड वर्क इनटू पब्लिकेशंस। और ये एक मुझे लगता है आज हम सब एकेडमिशियन से, आपको मालूम है पब्लिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। आज इवैल्यूएशन, असेसमेंट, एक्रीडिटेशन कमिटीज हो, आपको जॉब स्विच करना है तो वहां पे एक ही चीज बहुत बड़े पैमाने पे काम में आती है, वो है आपके पब्लिकेशंस। आज बात क्या होती है इंटरव्यू में, आपके स्कोपस में कितने पब्लिकेशंस है, या फिर आपके वेब ऑफ साइंसेस में कितने पब्लिकेशंस है, या फिर आपके एबीडीसी लिस्टेड जर्नल्स में कितने आर्टिकल्स है, या फिर एपीएस में आपके कितने आर्टिकल्स है। और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को आज ये टर्म्स भी नहीं मालूम, और ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और ये टर्म मालूम होने के बाद भी हम अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एबीडीसी या फिर एबीएस या फिर स्कोपस, तो ऑफ कोर्स बीच में क्या चीज आ रही है, शायद थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत लगती है। ये चीज पता चल जाए आज। देखिए ऑनलाइन की वजह से दुनिया तो बिल्कुल हमारे लिविंग रूम तक आ चुकी है। अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन को आप तो आपके घर में बैठ के सुन पा रहे हो, और शायद ये कोविड से पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं भी रिसर्च को लेके इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एज ए पार्टिसिपेंट अटेंड किया हूँ, आई हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड द पावर ऑफ दिस ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल लाइक वी, those who have got maturity and those who have got severe time crunch. So online learning is is definitely a blessing for us, and it is totally up to we कि हम लोग कितना इसको एक्सपोज हो रहे हैं। और ये क्रिस्प फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में वर्कशॉप्स हो रहे हैं। द रिसोर्स पर्सन दे हैव बीन explaining all these things in a very beautiful manner through online mode, and at the same time they have been sharing video lectures as well, so that you can reverse forward it and you can follow the guidelines rendered by them through their training programs. So ये मैं समझा रहा था आपको लिटरेचर रिव्यू का इम्पोर्टेंस, और लिटरेचर रिव्यू यूज करके 4 प्रकार के पेपर्स तैयार किए जाते हैं, ये मेरा मैसेज था। अभी बात करते हैं थोड़े प्रैक्टिकल्स की, कि रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हमको कंडक्ट करना है, तो लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या है। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, मैं समझा रहा हूँ। सोर्सेस 2 प्रकार के होते हैं, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखिए एक होते हैं फिजिकल सोर्सेस और दूसरे होते हैं ऑनलाइन सोर्सेस। तो जहां तक फिजिकल का सवाल है, तो आप किसी न किसी कॉलेज में काम कर रहे होंगे एज ए लेक्चरर, तो हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी इज ए फिजिकल सोर्स, क्योंकि वहाँ पे किताबें हैं फिजिकल फॉर्म में, वहाँ पे मैगजीन्स है, जर्नल सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे कॉलेज ने, और आपको उसका एक्सेस है। आप एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आप वहाँ पे जाके वो रेफर कर सकते हो। आपके कॉलेज की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके इंस्टीट्यूशन की सेंट्रल लाइब्रेरी, आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, ये सब सोर्सेस को हम फिजिकल सोर्सेस कहते हैं। कि यहाँ पे आप विजिट करके बीटी कार्ड दिखा के आप किताबें इशू कर सकते हो, जर्नल्स पढ़ सकते हो, वगैरह वगैरह। पर ये जो सोर्स है इसके कुछ लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस आपको मालूम है। एक सबसे बड़ा लिमिटेशन, उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें, जितने जर्नल्स अवेलेबल होंगे, आपका एक्सेस सिर्फ वहां तक सीमित रहेगा। और मैंने देखा है कि जनरली एक 12-15 जर्नल्स को सब्सक्राइब किया जाता है, तो हमारा सर्च भी 12-15 जर्नल्स तक ही सीमित हो जाएगा।
दूसरा, टाइम का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लाइब्रेरी जिस वक्त अवेलेबल है, ओपन है, एक्सेसिबल है, उसी वक्त आप जा सकते हो। यानी आपको छुट्टी है तो उसी दिन कॉलेज की लाइब्रेरी को भी छुट्टी होती है, तो आप कह रहे हैं कि आज छुट्टी है तो लिटरेचर रिव्यू का काम करते हैं, और उसी दिन अगर ये सोर्स आप यूज कर रहे हो तो वो आप यूज नहीं कर पा रहे हो। इसके अपने कुछ लिमिटेशंस है, और इसीलिए शायद आज की डेट में ऑनलाइन ये जो सोर्स है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो जो लिमिटेशंस फिजिकल सोर्सेज के हैं वही इसके एडवांटेजेस है। यहाँ पे नो डेप्थ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल जितना चाहिए आपको, लाखों करोड़ों में जितने आर्टिकल्स चाहिए ऑनलाइन में आपको मिल जाते हैं एक ही टॉपिक पे। दूसरी चीज इसका एक्सेसिबिलिटी, इसी एक्सेसिबिलिटी है, आपको सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और आपको थोड़े बहुत ऑपरेशंस मालूम होने चाहिए, इसको सर्च कैसे करते हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ अभी। और यहाँ पे एक कन्वीनियंस मुझे लगता है टाइम का। आपको रात को 2 बजे भी अगर मूड बनता है कि यार नींद नहीं आ रही, चलो लिटरेचर रिव्यू का काम कर लेते हैं, तो एट इवन मिडनाइट यू कैन सर्च ऑल दिस लिटरेचर। तो ये कुछ एडवांटेजेस है इसके। अभी मैं आपको ऑनलाइन सोर्सेस में फिर से 2 चॉइसेस आती है वो बता रहा हूँ, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सर्च इंजिन्स, और दूसरे होते हैं डेटाबेसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, इनको रिपोजिटरीज भी कहा जाता है। इसके एक 2-3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। सर्च इंजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर मुझे लगता है गूगल स्कॉलर, जो हमने यूज करना ही चाहिए। अच्छा सर्च इंजन है, अच्छा खासा मटेरियल इस पे मिल जाता है, और आप सब लोगों को ये मालूम होगा और आप यूज भी करते होंगे। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का एकेडमिक, ये 2 बहुत ही पॉपुलर से सोर्सेस माने जाते हैं। उसके बाद रिसर्च गेट आपने सुना होगा। ये कुछ सर्च इंजिन्स है जहाँ पे हम हमारा लिटरेचर ढूंढ सकते हैं। डेटाबेसेस तो बहुत सारे हैं। सर डेटाबेसेस रिसर्च, में, हाँ हेलो। मैम, हाँ मैम, सर ये थर्ड वन क्या है सर? रिसर्च रिसर्च गेट, गेट, ये ओके। हाँ क्लैरिवेट का है ये मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ आपको। अभी तो जस्ट मैं नाम बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे हैं सर्च इंजिन्स भी, पर जनरली गूगल स्कॉलर पे और एकेडमिक पे मिल जाता है मटेरियल हम लोगों को। डेटाबेसेस में सबसे बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जो माना जाता है वर्ल्ड में वो है स्कोपस का डेटाबेस, और इसका एक्सेस इतने आसानी से मिलता नहीं है। इवन हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में भी इसका एक्सेस नहीं है, थोड़ा महंगा ही है। 15 लाख का इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन फीस है, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहां पे इसका एक्सेस होता है। उसके बाद दूसरा, वर्ल्ड का नंबर 2 जो जिसको वेब ऑफ साइंसेस माना जाता है, अच्छा खासा डेटाबेस है। इसमें लगभग 44,000 जर्नल्स है सब्सक्राइब। डब्ल्यूएस में लगभग 28,000 जर्नल्स सब्सक्राइब्ड है। ये टॉप जर्नल्स है दुनिया के। उसके साथ साथ यहाँ पे फिर डिफर करता है आप कौन सी डिसिप्लिन को बिलोंग करते हो, पर इन जनरल अगर आप मुझसे पूछते हो तो जेगेट, उसके बाद जे स्टोर, हेमराल्ड, हेमराल्ड इंसाइट जिसको कहते हैं, उसके बाद स्प्रिंजर, देन टेलर एंड फ्रांसिस, राउटलेज जिसको कहते हैं, उसके बाद और क्या छोड़ा मैंने, एनलिस्ट है। और उसके साथ साथ ना एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, ये सब जो डेटाबेसेस मैंने आपको बताया यहाँ पे मोस्टली आपको एक प्रोक्वेस भी अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव सा है, बहुत अच्छा डेटाबेस है। ये सब तो मैं यूज तो करता ही हूँ। इसमें विले का भी नाम आप ऐड कर सकते हो, और आप में से कुछ लाइफ साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स होंगे तो आपको पबमेड मालूम ही होगा, नो डाउट। ये कुछ डेटाबेसेस है जो हम सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेटाबेसेस का फिर से 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के। इसमें एक ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं,
और एक ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिसर्च थेसिस मिल जाते हैं, थेसिस और डिसर्टेशंस। इसमें रिसर्च आर्टिकल में अभी जो मैंने आपको बताया वो सब, इसमें आप शोध सिंधु भी ऐड कर देंगे। ये तो सर्च इंजन है एक्चुअली, शोध सिंधु। इसमें रिसर्च थेसिस में आपको शायद शोध गंगा मालूम होगा, ये इनफ्लिबनेट का है और लगभग 3 लाख के आसपास कुछ थेसिस है इसमें अवेलेबल। उसके साथ साथ विद्यानिधि है, प्रोक्वेस में मिल जाते थे थेसिस आपको। उसके साथ साथ ये जो मैंने बताया आपको शोध गंगा, इसमें आपको इंडियन ओरिजिन के पीएचडी थेसिस मिल जाएगा, यानी इंडियन यूनिवर्सिटीज लगभग 759 यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, और इसमें से लगभग 300 यूनिवर्सिटीज ने इनफ्लिबनेट के साथ यानी शोध गंगा के साथ टाइप किया है। तो इनके पीएचडी के थेसिस जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, लगभग 300 यूनिवर्सिटीज, और ये इंडियन ओरिजिन के रहेंगे। और आपको अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के देखने हैं तो इसमें एक साइट आती है OATD नाम से, जहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। OATD स्टैंड्स फॉर ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशंस। इसमें आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के थेसिस मिल जाते हैं। देन एक अच्छी रिपोजिटरी है NDLTD, यहाँ पे तो गेटवे ही दिया है। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उन सबकी जो थेसिस है उसका गेटवे NDLTD पे आपको मिल जाएगा। और इंडिया का भी शोध गंगा, यानी जैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकली कंट्रीज के नाम आ जाएंगे, सपोज अरब कंट्रीज एंड ऑल ना, मुझे अभी याद नहीं आ रही क्या है, बांग्लादेश सपोज एंड ऑल ABCD। तो यहाँ इनके कंट्री में जो भी थेसिस की रिपोजिटरी, उनकी यूनिवर्सिटी में जो भी पीएचडी होते हैं उनके अपने थेसिस, जैसे इंडिया के सेंस में आपको मालूम है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो भी पीएचडी होगी उनके थेसिस आपको कहाँ मिलेंगे, तो शोध गंगा में। सपोज यहाँ पे कनाडा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है शायद, और इनका ट्रो नाम से एक आता है। तो जो NDLTD में बता रहा था, इनके इनके गेटवेज दिए हुए हैं, ये हाइपर लिंक होते हैं सब। तो आप इस पे सिंपली क्लिक कर दोगे तो इनकी साइट पे आप पहुंच जाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मेरी तरफ से दी है, क्योंकि इतना ज्यादा मैं कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक चीज का तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज इसका भी दे सकते हैं। मुझे लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं ये समझाने के लिए कम से कम 5 घंटे लगते हैं, पर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं सीमित समय में, इसलिए मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज ये आप करके देख सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, जो नाम मैंने आपको बताए हैं उसके, और उससे पहले हम जाएंगे सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो 11:56 हुए हैं, 1.5 घंटा लगभग हुआ है हमने शुरू किया है। तो प्रीति मैडम एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और इनके क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं ले लेता हूँ अपनी इस स्टेज पे। प्रीति मैम, आपके कुछ Sir, we can क्वेश्चंस take हैं? a break of 5 minutes, sir. ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, देन वी कैन Hello, ब्रेक sir. फॉर 5-10 मिनट्स। Hello. हाँ सर। Sir, actually, Karan here. I just want to know, sir, what is the basic difference between SCS, Scopus, and Web of Science? स्कोपस, वेब ऑफ साइंस एंड SCS journals. ओके, नहीं डिफरेंस कुछ नहीं है, डेटाबेसेस है सर। सर मोस्टली कॉलेजेस कैसे, कभी कुछ कॉलेजेस है उनका कहना है कि वेब ऑफ साइंस में नहीं चाहिए आपके जर्नल्स, स्कोपस में ही चाहिए, नहीं तो SCI में ही चाहिए। तो एज अ ग्राउंड लेवल उसमें डिफरेंस कुछ है क्या, ये जानना चाहते हैं। ये डेटाबेसेस है सर। डेटाबेसेस का मतलब क्या है, जो जर्नल्स होते हैं, हर एक जर्नल का अपना नाम होगा ना। राइट। तो हर, अभी स्कोपस में जैसे मैंने आपको बताया 44,000 जर्नल्स है, और ये टॉप क्वालिटी के। आपको अभी जैसे स्कोपस, स्कोपस में भी क्वालिटी होती है, जर्नल की क्वालिटी होती है ना। स्कोपस में क्या किया गया है, 4 प्रकार की क्वालिटीज में उसको डिवाइड किया गया है, Q1, Q2, Q3 और Q4 ऐसा इसको कहते हैं। Q1 यानी एकदम ही टॉप क्वालिटी के जर्नल्स, दुनिया के बेस्ट, जो स्कोपस में है। उसके बाद Q2, Q1 से थोड़ा नीचे है वो, फिर Q3,
Q2 से थोड़ा नीचे, और Q4 ऐसे है जो स्कोपस के इंडाइसेस में आते जाते रहते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि कोई जर्नल है जिसमें आपने पब्लिकेशन किया और वो स्कोपस से निकल गया अभी। हाँ सर। तो ये जो जर्नल्स होते हैं ये जनरली Q4 जर्नल्स होते हैं। ओके। तो इनकी क्वालिटी होती है सर, इनका एक तो टेन्योर कितना है, कितने साल से ये स्कोपस में है, इनकी क्वालिटी, इनके साइटेशंस, इनका इम्पैक्ट फैक्टर, इनका एज फैक्टर, I10 इंडेक्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी इंडाइसेस बने हुए हैं और उसके बेसिस पे इसका कैटेगराइजेशन होता है। और ये ना एक्चुअली डेटाबेस, आप जो स्कोपस और WOS में डिफरेंस पूछ रहे हैं, इट इज ओनली अबाउट कि स्कोपस में कौन से जर्नल्स है तो अलग जर्नल्स होंगे, WOS में कुछ और जर्नल्स है, ये डेटाबेसेस ही है। स्कोपस में सबसे ज्यादा जर्नल्स है। बस नंबर ऑफ जर्नल्स का ही डिफरेंस है। अगर क्वालिटेटिव मैं बात करूं तो एक जैसे ही है। नहीं, क्वालिटी दोनों की अच्छी है सर। अभी एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये भी आता है डिसिप्लिन वाइज। हाँ हाँ जैसे वेब ऑफ साइंस लगता है कि इसमें साइंस की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। दिव्या मैडम, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ओके, और कुछ तो क्वेश्चंस दिख नहीं रहे मुझे तो। सर, एक माझा प्रश्न होता. हाँ सर। सर, जैसे आपने इंडियन थीसिस के लिए शोध गंगा बताया, तो ऑस्ट्रिया, कनाडा, ये सब का आपने ट्रोवीसी कहा ना? ट्रो How ट्रो is it? TROV ऐसा कुछ आता है, पर ये एक लंबी लिस्ट है मैडम। आप NDLTD ये साइट पे जाइए, वहां पे Sir, थेसिस please can you come back? Indian NDLTD and मैंने लिख के भी NDN. दिखाया था स्क्रीन पे, NDLTD Okay. ये साइट पे जाइए आप, और वहां से गेटवे मिलते हैं सभी कंट्रीज के, वहां पे गेटवेज दिए हैं, यानी हाइपर लिंक है वो। वहां पे क्लिक करेंगे तो वो कंट्रीज, आपको नाम ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे दिया हुआ अल्फाबेटिकली कंट्री के नाम दिए हैं, और कंट्री के नाम के ठीक सामने उनकी रिपोजिटरीज के बारे में लिखा है, और वहां पे आप इंडिया का भी देखेंगे, शोध गंगा है, Yes, और वो हाइपर लिंक है, वहां पे आप क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्टली वो वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। okay, sir. राजेंद्र सर, तुम्ही काही विचारत होते? हा सर, जसे आपण रिसर्च जर्नलचं सायटेशन घेतोय रिव्ह्यू मध्ये, तसं सर PhD थेसिसचं सायटेशन घेऊ शकतो का आपण रिव्ह्यू मध्ये, रिव्ह्यू ऑफ 100%. आणि त्याला सर बिब्लिओग्राफी मध्ये कसं लिहायचं त्याचा रेफरन्सेस? ते लिहायचं नसतं सर, ते publication नसते. जनरेट करायची, ती लिहायचं नसतं, आपण तयार नाही करायची सर, मॅन्युअली आजकाल चालतही नाही, हे इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करायचं। याचे एक 5-6 सॉफ्टवेअर्स येतात, त्याच्यामध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड प्रोसेसर मध्ये सायटेशन बिब्लिओग्राफी जनरेट होते। दुसरं, अच्छा. मेंडले बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल, मेंडले डेस्कटॉप नावाचं एक सॉफ्टवेअर येतं, त्याच्याशिवाय एंड नोट, झॉटेरो, हे काही सॉफ्टवेअर्स हा, आहेत, सर. प्रोफेशनल सॉफ्टवेअर्स आहे। हा हा. झोटरे मधून जे लिंक, सर झोटरे मधून जी लिंक मिळते तीच घ्यायची ना रेफरन्सेस मध्ये मग? नाही, लिंक नाही, ऑटोमॅटिकली जनरेट होतात सर सायटेशन्स आणि रेफरन्सेस। हा हा, Sir, होतात. मेंडले के बाद आपने Okay, क्या बोला? मेंडले द नेटवर्क. मेंडले है, एक है अपना एंड नोट है, Okay. झोटेरो है, Zotero, ZO. झोटेरो, हाँ, ZOTERO, झोटेरो। Okay, this is for putting up Citation, your reference citation. जनरेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंसेस बोथ। और देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी, यानी सभी यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी हो, और आप रिसर्च आर्टिकल तैयार कर रहे हैं तो मैन्युअली तैयार करना अलाउड ही नहीं है, एक्चुअली पेपर पब्लिश भी नहीं होता। और अमरावती यूनिवर्सिटी में तो एंड नोट, यानी उन्होंने सीधा लिखा ही है नोटिफिकेशन में कि आपको एंड नोट यूज करके ही साइटेशंस जनरेट करने हैं। तो सर याला यूनिवर्सिटी बुक जर्नल सारखंच आपण हे करू शकतो ना, अप्लाय करू शकतो ना? तिथे सोर्स सिलेक्ट करायचा सर। हा. याच्यासाठी कसं सगळ्या PDF अवेलेबल असणं आवश्यक आहे। मेंडलेमध्ये जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा फक्त PDF वरच ते काम करतात। तो सर, या- रिव्ह्यू लिहिताना बघता येईल त्याचा का आम्हाला? जसं आपण बुकचं रिव्ह्यू लिहितो, जर्नलचं घेतो, तसंच PhD हो. थेसिसचं पण घ्यायचं. हो, of सर, course. त्याच्यावरती डायरेक्टली कसे आपण रेफरन्सेस जे आता बोलल्या गेलेलं आहे, तर ते आपण ते प्रॅक्टिकल बघू शकतो का सर एकदा? मॅडम, मेंडलेचं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायला मला 3 तास लागतात।
अच्छा. नाही, म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली कशाप्रकारे जनरेट होतं ते म्हणजे थोडं जर बघता आलं असतं आम्हाला, थोडं म्हणजे बरं, शिकायला मी मिळालं असतं त्यातून. वर्ड प्रोसेसरमध्ये करून दाखवून देतो. ते 5 मिनिटात होऊन जाईल. ब्रेकच्या नंतर मी करून दाखवतो. चालेल सर, चालेल. थँक यू सो मच. Of course, with the due permission of Preeti madam, because this is not a topic in our नाही सर, syllabus. आपलं वर्ड मधले जे रेफरन्सेस आहे ना ते वाला पार्ट तुम्ही सांगून द्याल, कारण की बाकी ठीक. सॉफ्टवेयर घ्यायला तर आपल्याला एक वेगळा सेशन लागेल त्या सगळ्यांसाठी. तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को यही बता रही हूँ कि सर के ना वर्कशॉप्स होते हैं, तो अभी आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर के जैसे ही ब्रोशर्स आते हैं मैं सर्कुलेट करती हूँ सारे रिसर्च स्कॉलर्स को। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो सर के छोटे 6 दिन के 3 दिन के ऐसे वर्कशॉप्स होते रहते हैं ये सारे टॉपिक्स पे। तो आपको इन डेप्थ और नॉलेज चाहिए तो आप वो वर्कशॉप्स अटेंड करिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी सर जो बता रहे हैं ना इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अवर सिलेबस। आप जो अभी 28 को एग्ज़ाम देंगे उसके लिए सर आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन जो जो छोटी छोटी चीज़ें जो अगर डिटेल में पढ़नी है तो आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, बट आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने रिसर्च को आगे और अपडेट करने के लिए वो वर्कशॉप्स में आप लोगों के साथ सर्कुलेट करूँगी उसके ब्रोशर्स इफ़ यू विश। थँक यू मॅडम. ओके। Yes, ma'am, please, please. यस We need यस that, यस please. एंड इट इज़ सर बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल सेशन समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स का। मतलब मैं भी सर की स्टूडेंट अभी उसी फेज में हूँ, मैं भी सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं हर वर्कशॉप जैसे मुझे एडजस्ट होता है मैं भी अटेंड करती हूँ। सो इट्स अ लर्निंग Madam, it is प्रोसेस। your greatness. तर शिकत राहायला पाहिजे, नवीन नवीन गोष्टी तर येत असतात आता। Yes, ma'am, इसमें that we तो can रिसर्च हो ही नहीं witness. सकता ना. अरे यस आप एकेडमिक्स में हो तो आपको भी मालूम है एकेडमिक्स में रहना है तो रिसर्च ही आपका करियर बनाने वाला है. एक्झॅक्टली. तो आणि आता ये आउटडेटेड चीजें गोष्टींना सध्या हे नाही, आता या सगळ्या नवीन गोष्टी आहे जे आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे. और इंसिडेंटली ये सब अभी तो अवेलेबल है. आपने यही हम्म चीज 2 साल पहले अगर बोला होता तो आप जहाँ कहीं भी है इंडिया के कोने में वहां से नागपुर आके ये फिजिकली अटेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम था, पर अभी ऑनलाइन में ये हो रहा है कैप्सूल फॉर्म Sir, में. जरूरी नहीं है कि ये मेरे ही करनी चाहिए. मैं ये बता रहा हूँ वर्कशॉप करिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही करिए, पर करते रहिए वर्कशॉप. बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं. sir, as you said, सर एक the databases like Tyler and Francis and Springer, sir, हम्म. like whenever I go to these database, I have like it needs access and or they are all chargeable, I think. ठीक, मैं बता देता हूँ उसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा. ब्रेक के बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ व्हिच इज. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I would like to share one thing. Can I? प्लीज मैम. Hello. Yes. येस मॅम प्लीज. Sir, जी. Elsevier Researcher Academy वरती free modules आहे मेंडलेचे. Anyone can visit and complete those modules. ऑफकोर्स. अरे यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जहाँ पे ये सब है ना. हाँ. देखिए तो कितने सारे वीडियोस हैं. हाउ टू जनरेट Exactly. साइटेशंस यूजिंग मेडले डेस्कटॉप. कम से कम 50 Yes. वीडियोस आपको मिलेंगे. बात क्या हो रही है, And ये चीज हमको एक तो Mendeley मालूम tools. नहीं है. देखिए आप YouTube पे जाके करेंगे क्या जब तक आपको यही नहीं मालूम कि ये सब चीजें हैं. मैंने 5 सॉफ्टवेयर के नाम आपको बताए. जब तक ये सॉफ्टवेयर के नाम ही नहीं पता चलेंगे आप वहां कैसे जाओगे ना YouTube पे. इसलिए वर्कशॉप अटेंड करना जरूरी है. कोई चीजें क्लिक होना शुरू हो जाता है. आप मैं 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ, कुछ तो चीजें पकड़ ली होगी आपने कि जो आप फर्दर फॉलो कर सकते हो. और ये आपने अटेंड ही नहीं किया होता तो आपको ये चीजें पता ही नहीं चलती है ना. इसलिए ये वर्कशॉप का इंपॉर्टेंस है. बुक पढ़ना, इंटरनेट की साइट रेफर करना, दैट इज ओके. पर वर्कशॉप का एक अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया जाता है, कंटेम्पररी इश्यूज पे फोकस किया जाता है और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस. इसलिए तो इसको वर्कशॉप कहते हैं ना. और जो आदमी ऑलरेडी इतना सारा रिसर्च कर चुका है उससे जो इनसाइट्स मिलते हैं ना बिटवीन द लाइंस. आप देख रहे हैं मैं 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ, अभी भी मुझे आप बोलेंगे मैं शाम तक ऐसे ही बात कर सकता हूँ. और मेरे सामने यहाँ पे कोई भी एक सिंगल पीस ऑफ पेपर, कोई बुक, कुछ भी नहीं है. वॉट एवर इज देयर इट इज इन माई माइंड. तो स्पॉन्टेनियसली मुझे जो सूझ रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ. एंड इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द वर्क दैट आई हैव डन and I'm trying to share that particular experience with you, and this is what you get attending workshops. येस. अजून काही विचारायचं आहे की ब्रेक घ्यायचा? एक ब्रेक ले लेते हैं. एलडेट Yes, आणि yes. एनलिस्ट वर हे सगळं आपल्याला ऍक्सेस मिळतोय का?
हो, मी बोलतो सर ब्रेकच्या नंतर येस बोलतो. येस मला येस माहिती आहे यू पीपल आर व्हेरी क्युरियस रिगार्डिंग दिस अँड आय विल एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरीथिंग अँड रादर आय विल डेमॉन्स्ट्रेट यू ॲज वेल. ओके सर, ओके, थँक्यू. चला सर ब्रेक घ्यायचा आपण 10 मिनिटाचा. हो, 12:08 झाले, 12:20 सुरू करू मॅडम. हो सर, हो नक्की. फ्रेंड्स आप लोग लीव मत करिए, स्टे कनेक्टेड.